वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई होप सब लोग ठीक हैं, सब लोगों ने पिछला लेक्चर अच्छे से देख लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं, राइट। तो यूनिट 10 जो है आपकी दैट इज अबाउट इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी से रिलेटेड है यूनिट 10। तो यूनिट 10 में जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 13 is all about organism and populations, right? So हम लोग यहाँ पे कुछ interactions की बात करेंगे organism and population के अंदर। organism किस टाइप से रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले ही पैराग्राफ के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक दिया गया है, एक इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है कि इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है दैट इज बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। 4 लेवल हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। नंबर 1 ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटीज एंड देन बायोम्स। ठीक है, तो ये चारों ही मिलके क्या बनाते हैं, इकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। Okay, so ecology at organismic level is essentially physiological ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction. तो ecology के अंदर क्या बताया जाता है कि ecology के अंदर आप सिंपली ये बात कर सकते हो कि ecology सिंपली रिलेट ये करती है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, और साथ ही साथ उसका कंसर्न होता है विद रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो अगर हम लोग मेजर बायोम्स की बात करें तो मेजर बायोम्स आपके पास हैं डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एज वेल एज टुंड्रा रीजन, राइट। ये जो आपकी फिगर 13.1 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है एक बार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो हमारे आप ये देख सकते हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जगह जगह पाए जाते हैं। वो हाई टेम्परेचर्स में भी पाए जाते हैं, वो लो टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं, राइट। पोलर रीजन में, हाई माउंटेन टॉप पे, थर्मल स्प्रिंग्स के अंदर, हर जगह किसी ना किसी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हैं, बैक्टीरिया मान सकते हैं, पाए जाते हैं। सिमिलरली हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारे स्पीशीज पाई जाती हैं। 100 ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स कैन बी फाउंड। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, आवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो फिगर 13.2 के अंदर आपको मेजर जो बायोम्स है इंडिया के दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट की पिक्चर दिखाई गई है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज नीश। सो ईच ऑर्गेनिज्म हैज इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन होती है जो कि वो पर्टिकुलर टॉलरेट कर सकता है। डाइवर्सिटी इन दी रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस, की वो कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज करता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट फंक्शन होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। ठीक है, और ये सभी के सभी मिलके क्या बनाते हैं, नीश, राइट। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर 1 फैक्टर इज योर टेम्परेचर। ठीक है, एबायोटिक की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज नॉन लिविंग फैक्टर्स। ओके, एबायोटिक तो दैट मीन्स नॉन लिविंग। तो नंबर 1 टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट एनवायरमेंट फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है इस स्टेटमेंट से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली फैक्टर कौन सा है, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है लैंड का वो सीजनली वैरी करता रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज इट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स दी पोल्स, राइट। तो जो टेम्परेचर होता है दैट प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर से पोल की तरफ। ठीक है, एंड फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप्स, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन पोलर एरियाज। पोलर एरियाज के अंदर सब जीरो लेवल देखा जाता है, जबकि हाई एल्टीट्यूड्स पे मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है दैट इज क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, आप बात मान सकते हैं कि डिजर्ट के अंदर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस आराम से टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यूनिक हैबिटेट हैं जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। आप बोल सकते हैं सच एज थर्मल स्प्रिंग्स हो गए, डीप सी हो गए। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है यूरी थर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है,
और जबकि बहुत सारे जो आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म हैं वो केवल और केवल नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही मेंटेन कर सकते हैं, वहां तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। उन ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है स्टीनोथर्मल। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर इज वाटर। सो वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। पानी के बिना आप देख सकते हैं कि ज्यादा दिन तक कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन दी वाटर। तो जो प्लांट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी किस पे डिपेंड करता है, वाटर की अवेलेबिलिटी पे, कितने अमाउंट में, कहाँ पे, किस रीजन के अंदर वाटर प्रेजेंट है, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कैक्टस। कैक्टस को इतना ज्यादा पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसीलिए वो कहाँ पाया जाता है, दैट कैन बी फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, right? So for aquatic organism the quality, chemical composition, pH of water becomes important, ठीक है। ऐसा आप बोल सकते हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वाटर के अंदर रह रहे हैं उन्हें तो कभी भी वाटर की स्कैरिसिटी देखने को नहीं मिलेगी, बट ऐसा ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये वाटर के जो आप बोल सकते हैं वाटर की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं कि वाटर का कॉम्पोजिशन कैसा है, वाटर की पीएच कैसी है, राइट। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वापस से आपके पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेंगी, दैट इज यूरी हेलाइन एज वेल एज नंबर 2 इज स्टीनो हेलाइन, ठीक है। टेम्परेचर के केस में भी आपने सिमिलर टर्म देखी थी, यहाँ पे भी आप लोग सैलिनिटी के केस में देखने वाले हैं। तो जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है दैट इज मेजर्ड एज द सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर, 30 to 35 सी में होती है एंड मोर देन 100 इन सम हाइपर सैलाइन लगून्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, सॉल्ट कंसंट्रेशन को आप बोल सकते हैं टॉलरेट कर सकते हैं, दे आर नोन एज यूरी हेलाइन। जबकि जो रिस्ट्रिक्टेड होंगे, जो नैरो रेंज तक की सैलिनिटी को आप बोल सकते हैं टॉलरेट कर पाएंगे, दैट आर नोन एज स्टीनो हेलाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। थर्ड एबायोटिक फैक्टर इज लाइट। ओके, सो लाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, और फोटोसिंथेसिस के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज लाइट, ठीक है। ओके, सो मेनी प्लांट्स आर आल्सो डिपेंड ऑन द सनलाइट टू मीट देयर फोटोपीरियडिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दी फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग के लिए भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्परेचर सिंस सन इज द सोर्स ऑफ बोथ, बट डीप डाउन दी इन द ओशियंस, ठीक है, 500 मीटर तक द एनवायरमेंट इज डार्क एंड इनहेबिटेंट आर नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टिल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड द सन। तो डीप डाउन दी ओशियन आप बोल सकते हैं लाइट नहीं पहुंच पाती। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज एबायोटिक फैक्टर इज सॉइल, ठीक है। सॉइल जो होता है, सॉइल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, सो सॉइल की अगर आप लोग बात करते हैं, जो नेचर होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की, वो डिफरेंट प्लेसेस में वेरी करती हैं। ओके, अगर आप राजस्थान में हैं तो आपको डिफरेंट सॉइल देखने को मिलेगी, वहीं आप पंजाब की साइड चले जाते हैं तो वहां पे सॉइल का कॉम्पोजिशन अलग हो जाएगा। ओके, सो it is dependent on the climate, weathering process, whether soil is transported or sedimentary, and how soil development occurred, ठीक है। तो सॉइल का नेचर क्यों चेंज करता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, इसके अलावा सॉइल के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, दैट इज पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी, डिटरमाइन टू लार्जर एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन इन मेनी एरियाज। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं टुवर्ड्स द एबायोटिक फैक्टर। ये जो फिगर 13.3 है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको याद रखना है। इसके अंदर आपको 2-3 टर्म्स देखने को मिल रही है, कन्फर्मर्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, पार्शियल रेगुलेटर्स हो गए। ये क्या है ये अभी हम लोग देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग रेगुलेटर्स की बात करते हैं, दैट इज रेगुलेट। सो आप बोल सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, राइट। बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ दे हैव द कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, so some organisms are able to maintain homeostasis, right, by the physiological means which ensures the constant body temperature, constant osmotic concentration, ठीक है।
एग्जाम्पल क्या क्या है रेगुलेटर्स के? एग्जाम्पल है बर्ड्स, मैमल्स एंड अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज आर केपेबल ऑफ द रेगुलेशन। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के अंदर आपका आ गया टेम्परेचर रेगुलेशन, एज वेल ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर आपका आ गया ऑस्मोटिक, आप बोल सकते हैं कंसंट्रेशन। ओके, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? रेगुलेटर्स के अंदर। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो थे वो बिलीव करते हैं कि जो सक्सेस ऑफ मैमल्स है, जो सक्सेसफुली मैमल्स जो है वो अपनी लाइफ जी पा रहे हैं, दैट इज अबाउट दी दिस पॉइंट कि वो मेंटेन कर पा रहे हैं अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्राइव वेदर दे लिव इन अंटार्कटिका और इन दी सहारा डेजर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वहीं अगर हम लोग देखें तो देखिए आप लोग बॉडी टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन करते हैं। एनसीईआरटी बुक ने बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर उन्होंने बताया कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। समर्स के अंदर क्या होता है? व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी। समर्स के अंदर जैसे ही एनवायरमेंट का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा हुआ तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं? हम लोग स्वेट करने लग जाते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि रिजल्टिंग इवेपोरेटिंग कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विद अ डेजर्ट कूलर इन द ऑपरेशन ब्रिंग्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर। जैसे ही स्वेटिंग स्टार्ट हुई बॉडी टेम्परेचर आपका कूल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेंटेनेंस हो रहा है कि आउटसाइड बॉडी तक आप बोल सकते हैं कि भाई बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होने लग जाए, राइट। सो इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच मोर देन द 37 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही विंटर में टेम्परेचर जो है दैट इज लोअर देन दी 37 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही 37 डिग्री से डाउन हुआ टेम्परेचर हम लोग क्या करने लग जाते हैं? हम लोग कांपने लग जाते हैं। ओके, सो इस वजह से क्या होता है? काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूसेस द हीट, जिस वजह से हीट जनरेट होने लग जाती है। ठीक है, एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर, और इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, राइट। तो 37 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर जो होता है ये पहुंच जाता है। ओके, सो प्लांट्स ऑन अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज कन्फर्म्स। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कन्फर्मर्स। तो मेजरली 99% ऑफ एनिमल्स जो है, नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो 99% ऑफ एनिमल्स एज वेल एज जितने भी ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स जो है वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर आप बोल सकते हैं अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर सकते। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, और ये चीज चेंज होती रहती है। ओके, ओके, तो आपने दो चीजें देख ली, रेगुलेटर्स एंड कन्फर्मर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट माइग्रेशन। सो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कभी कभी क्या कर लेते हैं कि अपने आप बोल सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कभी कभी माइग्रेट भी कर जाते हैं, माइग्रेशन भी करते हैं। सो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? टेम्पररी मूव कर जाते हैं फ्रॉम दी स्ट्रेसफुल हैबिटेट। जहां पे भी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रेस लग रहा है वो थोड़े टाइम के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, राइट। मान लीजिए गर्मियों में आप राजस्थान में हैं तो आपको ज्यादा गर्मी लग रही है, तो आप लोग क्या करते हैं? आप ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे, आप लोग थोड़ा वेकेशन लेना पसंद करेंगे जहां पे हल्की बारिश हो या फिर थोड़ा मौसम ठीक हो, राइट। उसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म हैं नेचर के अंदर, वो भी इसी तरीके की प्रोसेस करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे एवरी विंटर द फेमस Kelaladu National Park that is situated in Bharatpur in Rajasthan hosts thousands of migratory birds coming from the Siberia. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सस्पेंड। तो सस्पेंशन जो होता है इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड विद हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए और कुछ लोअर प्लांट्स हो गए, ये अपने चारों तरफ एक स्पोर्ट्स के चारों तरफ एक थिक कवरिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो थिक कवरिंग क्या करती है? वो थिक कवरिंग अनफेवरेबल कंडीशन को बेयर करने में हेल्प करती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बताया गया है कि द फेमिलियर केस ऑफ बेयर क्या करते हैं? दे गोइंग इनटू द हाइबरनेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द विंटर, जिसे आप बोलते हैं विंटर स्लीप, इज द एग्जाम्पल ऑफ एस्केप इन टाइम। ठीक है, और कुछ स्नेल्स होते हैं, फिशेस होते हैं, वो एस्टिवेशन के अंदर चली जाती हैं टू अवॉइड दी समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट, लाइक हीट हो गया, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एडेप्टेशन। तो आप हमेशा ये नहीं होता कि आप हर प्रॉब्लम से भागते रहें, राइट। ऑर्गेनिज्म कितने टाइम तक भागेंगे? तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने आप को अडेप्ट भी कर लेते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो एडेप्टेशन इज द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज बिहेवियर
behavioral that enables the organism to survive and reproduce in its habitat, right? तो एडेप्टेशन के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कि अपनी मॉर्फोलॉजी, अपने एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकली अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो रह रहे होते हैं. ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? मैनी डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक क्यूटिकल on their leaf surfaces and have their stomatal arrangement in the deep pits that is sunken to minimize the water loss through the transpiration. मान लो कोई प्लांट डेजर्ट के अंदर ग्रो कर रहा है. डेजर्ट के अंदर पहले ही पानी की बहुत कमी है, पानी की स्कैरिसिटी है. तो उस प्लांट ने डेजर्ट के अंदर अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट किया कि उसने अपने अंदर थिक क्यूटिकल बना लिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पानी का जो लॉस है, वाटर लॉस जो है वो कम कर दिया, मिनिमाइज कर दिया. ठीक है, किस वजह से? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो ये क्या है? ये एक तरीके का एडेप्टेशन है. ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, मैमल्स जो होते हैं कोल्डर क्लाइमेट के, उनके पास जनरली शॉर्टर ईयर्स होते हैं, राइट? शॉर्टर ईयर्स होते हैं, तो ये किस तरीके का आप बोल सकते हैं एडेप्टेशन हो गया? ये मॉर्फोलॉजिकली इन्होंने अपने आप को एडेप्ट कर लिया. ठीक है, इनके लिम्स जो होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं. ठीक है, कहाँ पे? जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं. और ये क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि टू मिनिमाइज द हीट लॉस, और इसे कहा जाता है एलेंस रूल. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पॉपुलेशंस. सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स. एक पॉपुलेशन के पास, पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन के पास बहुत सारे एट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं. एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, जबकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एट्रीब्यूट्स नहीं देखे जाते. एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ एंड डेथ्स बट अ पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट. वेरी इंपॉर्टेंट. एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बर्थ हो सकता है, डेथ हो सकता है, लेकिन उसकी कभी भी बर्थ रेट या डेथ रेट नहीं हो सकती. इस वजह से हम लोग पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, so very important is this figure 13.4, that is representation of age pyramids of the human population, right? For human population, the age pyramids generally show age distribution of male and female in a diagram. The shape of the pyramid reflects the growth status of the population, whether it is growing, it is stable or the declining, right? So देखिए यहाँ पे expanding आपको दिखाई गई है, then आपको stable and then declining. तो यहां से भी इस ग्राफ से डायरेक्टली शो करके पूछा जाता है कि कौन सा एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है, कौन सा स्टेबल है एंड कौन सा डिक्लाइनिंग फेज है, राइट? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, द साइज इन नेचर कुड बी लो एज less than 10 Siberian clays at Bharatpur wetland in a year or go to millions, that is Chlamydomonas in the pond. पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड दी पॉपुलेशन डेंसिटी एंड उसे आप डिजिग्नेट करते हो एज कैपिटल एन. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि पॉपुलेशन जो होती है वो पॉपुलेशन बहुत छोटी भी हो सकती है नंबर में, और वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है, अप टू मिलियंस भी हो सकती है. ठीक है, ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ. सो द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर. ठीक है, इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, चेंज होती रहती है पॉपुलेशन की ग्रोथ. आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, साइज हमेशा पॉपुलेशन का चेंज होता रहता है. डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन, प्रेशर एंड द एडवर्स वेदर. ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है वो किस तरीके से चेंज होगी? मान लो फूड की स्कैरसिटी हो गई, फूड की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, और आप बोल सकते हैं फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को रैपिड रेट पे ग्रो करेंगे. ठीक है, प्रेशर भी हो सकता है, प्रेडेशन का, प्रेडेटर ज्यादा हो गए हैं मान लो, एडवर्स वेदर है उस वजह से भी हो सकता है. ठीक है, तो अब कुछ टर्म्स दे रखी हैं जो कि हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर स्टडी करने वाले हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. तो नंबर 1 इज नेटैलिटी. नेटैलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, कि कितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहे हैं. ठीक है, इनिशियल डेंसिटी के अंदर वो ऐड हो जाएंगे. मोर्टालिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ डेथ कितनी हो रही है पॉपुलेशन के अंदर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, राइट? नेक्स्ट इज इमिग्रेशन. इमिग्रेशन क्या होता है कि सिमिलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सिमिलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब सेम स्पीशीज के जो इंडिविजुअल हैं वो कहीं से इमिग्रेट कर रहे हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर हैबिटाट से वो आ रहे हैं दूसरे हैबिटाट के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट इज
एमिग्रेशन, एमिग्रेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं हैबिटेट को, ठीक है। सो देख सकते हो आप पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर 4 चीजें हैं, एमिग्रेशन, नेटालिटी, मोर्टालिटी। नेटालिटी को कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हो, इमिग्रेशन को आई से, मोर्टालिटी को डी से एंड एमिग्रेशन को ई से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ बर्थ अगर ज्यादा हुए, अगर बर्थ हो रहा है तो क्या होगा कि बर्थ होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर इंक्रीमेंट आएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अगर लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर आ रहे हैं तो इंक्रीमेंट होगा, अगर वहां से जा रहे हैं तो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, राइट। सो if n is the population density at a given time, the density at time is t plus 1 is nt plus 1 is equals to nt plus b plus i. b plus i क्यों, क्योंकि बर्थ और इमिग्रेशन हो रहा है तो इंक्रीमेंट होगा, माइनस डेथ एंड आप बोल सकते हैं क्या, एमिग्रेशन, राइट। द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कब करेगी, जब नंबर ऑफ बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स आएंगे, b प्लस आई ज्यादा होगा देन दी डेथ प्लस दी नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द ग्रोथ मॉडल्स, ओके। तो सबसे पहला ग्रोथ मॉडल इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब देखने को मिलती है, जब रिसोर्सेज जो होते हैं हैबिटेट के अंदर, नेचर के अंदर, वो कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। हर स्पीशीज के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपना फुली एक इनेट पोटेंशियल के थ्रू ग्रो कर पाए नंबर के अंदर, ओके। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसकी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, अगर पॉपुलेशन का साइज कैपिटल N है, बर्थ रेट्स आर रिप्रेजेंटेड एज b, डेथ रेट्स आर रिप्रेजेंटेड एज d, देन द इंक्रीज और द डिक्रीज इन n, जो पॉपुलेशन का साइज है उसमें कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा ड्यूरिंग अ यूनिट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज dn अपॉन dt विल बी इज इक्वल्स टू b माइनस d इंटू n, ठीक है। b माइनस g को आप r मान सकते हैं, तो dn by dt will be equals to rn, that is a very important equation, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, और इस इक्वेशन में जो r है that is b minus d को जो आप r ले रहे हैं that is known as intrinsic rate of natural increase, ठीक है। r की वैल्यूज अगर हम लोग बात करें तो रैट के अंदर, नॉर्वे रैट के अंदर r की वैल्यू होती है 0.015, फ्लोर बीटल के अंदर that is 0.12, ओके, as well as for humans in India was 0.0205, okay. So जो above equation थी that shows the exponential or the geometrical growth pattern of a population, ठीक है। और ये किस में रिजल्ट करती है, that results into a J-shaped curve, very important, okay. इक्वेशन है nt is equals to n naught e to the power rt, ठीक है। ग्राफ आपको दिखाया गया है। अभी हम लोग दूसरा ग्रोथ मॉडल भी पढ़ने वाले हैं, ओके। So next is logistic growth. No population of any species in nature has its disposal unlimited resources to permit the exponential growth. This leads to the competition between the individuals or the limited resources, ठीक है। Hence fittest of individual will survive and reproduce. तो logistic growth के अंदर क्या बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा आप बोल सकते हैं अनलिमिटेड अमाउंट में ही रिसोर्सेज होंगे। लिमिटेड अमाउंट में जब रिसोर्सेज होंगे तो लिमिटेड अमाउंट में जब रिसोर्सेज होंगे तो दो स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, और कौन सी स्पीशीज सर्वाइव करेगी, जो कि फिटेस्ट होगी, जो ज्यादा फिट होगी, ठीक है। सो द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ओके। A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase followed by the phases of acceleration and then the deceleration and finally the asymptote. तो क्या होता है कि एक population जिसके पास limited resources है वो शुरू में lag phase show करती है, then acceleration phase आता है, then deceleration start होता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो आप बोल सकते हैं, इसका जो कर्व होता है, इसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस n अपॉन k, वेयर k इज द कैरिंग कैपेसिटी, ओके। नेक्स्ट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, ओके। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पॉपुलेशन इंटरैक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ओके, यहाँ से आपको बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि इकोलॉजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, सो पॉपुलेशन इंटरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इंटरैक्ट करके रहते हैं, ठीक है। अब ये इंटरेक्शन पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी हो सकता है, नेगेटिव एस्पेक्ट में भी हो सकता है। ओके, मान लो दो स्पीशीज हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दो स्पीशीज हैं जो कि आपको टेबल 13.1 के अंदर शो करी गई हैं। स्पीशीज ए के अंदर अगर प्लस है, बी भी प्लस है, तो दैट इज म्यूटलिज्म। दैट मीन्स कि दोनों स्पीशीज जो हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट दे रही हैं, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे को हार्म कर रही हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव शो किया गया है, तो दैट मीन्स कॉम्पिटिशन है, ठीक है। बोथ लूज इन कॉम्पिटिशन इन द इंटरेक्शन विद ईच अदर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेडेशन। तो प्रेडेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रेडेशन का मतलब क्या हुआ कि प्रेडेटर यहाँ पे आने वाला है। सो प्रेडेशन एक तरीके से नेचर का वे है ताकि एनर्जी का ट्रांसफर हो सके, ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब प्रेडेशन के अंदर क्या होता है कि व्हेन सर्टेन exotic species are introduced in a geographical area they become invasive। तो कुछ exotic species को जो बाहर से species introduce कराई जाती हैं एक particular habitat के अंदर, वो काफी बार invasive हो जाती हैं और इतना जल्दी spread करना चालू कर देती हैं कि जो बाकी species होती हैं उनके लिए problems हो जाती हैं, right, because they invaded and land and does not have its natural predator, ठीक है, और वो उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर होता नहीं है उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर, तो वो ग्रोथ करती जाती हैं, ठीक है। द prickly pear cactus introduced in Australia in the early 1920 caused the havoc by spreading rapidly into the millions of hectare of the rangeland, ठीक है। prickly pear cactus जो था वो इसका एग्जाम्पल था, ठीक है, उसे बाहर से इंट्रोड्यूस कराया गया था, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, right। Finally, the invasive cactus was brought under control only after a cactus-feeding predator, a moth from its natural habitat, was introduced into the country. Okay, predation जो होता है that also helps in the maintaining species diversity in the community. ठीक है, किस तरीके से? By reducing the intensity of the competition. Okay. Monarch butterfly जो होती है that is highly distasteful to its predator bird because of the special chemical present in its body. Okay. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कॉम्पिटिशन। ओके, सो कॉम्पिटिशन जो होता है दैट इज जनरली बिलीव दैट कॉम्पिटिशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। जब एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर दो स्पीशीज है, मान लो एक सेम स्पीशीज है लेकिन उसके अंदर मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब क्या होगा कि दोनों ही सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हैं, अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इन दोनों के अंदर कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है, और जो जीतेगा, जो आप बोल सकते हो जो फिट होगा वही जीतेगा, या फिर आप बोल सकते हो जो कि सरवाइव करने की क्षमता रखता है, जो रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है वो जीतेगा ऑब्वियसली, तो उसे क्या बोला जाता है? फिटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, सो इट इज जनरली बिलीव दैट कॉम्पिटिशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग, ठीक है, बट दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू। क्यों? फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज जो होती हैं वो भी compete कर सकती हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कॉम्पिटिशन की अगर हम लोग डेफिनेशन देना चाहें तो कॉम्पिटिशन की डेफिनेशन क्या होगी? दैट इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, फिटनेस देखेंगे मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर, द आर वॉज intrinsic rate of increase is significantly lower in the presence of another species. ओके, जितना आर कम उतना ही ज्यादा बेटर सर्वाइवल होगा यहाँ पे। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, गॉश कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट। दो ऐसी स्पीशीज जो सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रही हैं वो साथ में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक है, एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली, ठीक है, जो इंफीरियर होगी वो इवेंचुअली एलिमिनेट कर दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की अगर हम लोग बात करें तो मेनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व्ड टू बी अ होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है, कैन बी पैरासाइट ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट tend to co-evolve, that is the if host evolves special mechanism for rejecting the resting phase of parasite,
The parasite has to evolve mechanisms to counteract the neutralize them in order to successful with the same host species. ठीक है, क्या होता है कि पैरासिटिज्म के अंदर एक पैरासाइट होता है जिसे होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बात कर सकते हैं लीवर फ्लूक, द ह्यूमन लीवर फ्लूक. ठीक है, ये क्या है, ये एक ट्रेमाटोड पैरासाइट है जो कि दो इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर रहता है, अ स्नेल एंड अ फिश, जो कि किस पे डिपेंड करता है, इसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है स्नेल और फिश की टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो पैरासाइट्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं. दे कैन बी एक्टोपैरासाइट एज वेल एज दे कैन बी एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट्स वो होंगे जो कि एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट के ऊपर रहेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहने वाले हैं. द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप इज लाइस ऑन द ह्यूमन. जो जुएं आप बोलते हैं वो ह्यूमन स्कैल्प के ऊपर मिलती हैं एज वेल एज द टिक्स ऑन द डॉग्स. राइट, इसी के साथ अगर एंडोपैरासाइट की बात करते हो तो एंडो मीन्स इनर, तो ऐसे पैरासाइट्स जो कि इनसाइड दी होस्ट बॉडी रहने वाले हैं. ठीक है, इस तरीके से तो डिफरेंट साइट्स में रह सकते हैं वो इनसाइड दी होस्ट बॉडी. लीवर हो गया, किडनी हो गए, लंग्स हो गए, आरबीसी हो गए, एटसेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म क्या है, ये इस तरीके का इंटरैक्शन है इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स द अदर. ठीक है, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को बेनिफिट करने वाली है. इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड. दूसरी स्पीशीज अब की ना ही हार्म होने वाली है ना ही उसे कोई बेनिफिट मिलने वाला है. ठीक है, example, an orchid growing on an epiphyte on a mango branch and the mangles growing on the back of whale benefit while neither the mango tree or nor the whale derive the apparent benefit. Those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन. आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस. पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं. टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं. अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो. तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी. एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो. कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं.